मूवी स्टार्ट होती है तो हम 1972 के टाइम को देखते हैं। यहाँ फ्लैट में दो बच्चे खेल रहे होते हैं कि तभी इनकी मार्बल बॉल इनसे छूटकर नीचे दूसरे फ्लैट में पहुंच जाती है। जब वो बच्चे नीचे फ्लैट में जाकर मार्बल बॉल उठाने की कोशिश करते हैं तो एक औरत जिसने सफेद कपड़े पहने होते हैं वो चेयर से गिर जाती है। ये औरत असल में काफी देर पहले ही मर चुकी थी। अब 4 साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि इसी फ्लैट में एक फैमिली शिफ्ट हुई है। इन्होंने ये फ्लैट बैंक से लोन लेकर ली है। बैंक का लोन उतारने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ काम पर चले जाया करते थे और इनके पीछे घर में सिर्फ एम्पारो रह जाती थी। ये इस फैमिली की बड़ी बेटी है जिसने घर में ही रहकर अपने छोटे भाई रेफल और अपने दादाजी का ख्याल रखना होता था। वो यहाँ अपने भाई को कपड़े चेंज करा रही थी कि तभी उनके पास बैठे उनके दादाजी वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर वो घबरा जाती है और अपने भाई को छोड़कर अपने दादाजी को ढूंढने लगती है। दादाजी इस वक्त वॉशरूम में थे। उन्हें देखते हुए एम्पारो भी वॉशरूम में चली जाती है। तभी अचानक वॉशरूम के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर अपने मॉम डैड को बुलाती है। तभी एम्पारो के मॉम डैड दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाल लेते हैं और फिर रेफल के रूम में जाते हैं जहाँ वो खिड़की में बैठा था। अगर रेफल गिर जाता तो उसने मर जाना था। रेफल के डैड उसकी मॉम को चुप कराते हुए जल्दी से रेफल को कमरे में वापस ले आते हैं और फिर लापरवाही के लिए एम्पारो को डांटने शुरू कर देते हैं। एम्पारो यहाँ पर बताती है कि दादाजी अजीब तरीके से गायब हो गए थे। फिर अचानक से वॉशरूम के दरवाजे बंद हो गए और जब मैंने नीचे देखा तो मुझे एक शैतानी पाँव नजर आया। पर एम्पारो के मॉम डैड उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे डांट कर वहाँ से चले जाते हैं। सीन अब चेंज होता है और हम एम्पारो के दूसरे भाई को देखते हैं जिसे अपने रूम की खिड़की पर दूसरी बिल्डिंग से अटैच रेलिंग पर एक लेटर मिलता है। इस लेटर पर एक लड़की का नाम लिखा था। एम्पारो के भाई को लगता है कि शायद ये लड़की उससे दोस्ती करना चाहती है, इसलिए वो भी अपना नाम लिखकर उस रेलिंग पर लगाकर दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचाता है और काफी देर उस लड़की के वेट में खड़ा रहता है जो ये लेटर लेगी। थक कर जैसे वो साइड पर होता है तो उसे दोबारा रेलिंग से आवाज आने लगती है। जब वो देखता है तो वहाँ पर एक और लेटर होता है। दूसरी तरफ रेफल अपने कमरे में ड्राइंग कर रहा होता है। तभी उसके दादाजी घर से चले जाते हैं। एम्पारो अपने दादाजी को ढूंढने से पहले अपने भाई को ये कह कर गई थी कि यहाँ से हिलना मत, पर उसके जाते ही रेफल को एक मार्बल बॉल की आवाज आती है। रेफल जैसे इस मार्बल बॉल को उठाता है तो उसे अपने दूसरे कमरे से टीवी चलने की आवाज आती है। टीवी पर एक बूढ़ी कार्टून उसे अपने पास बुला रही थी। रेफल को कुछ समझ नहीं आता। वो जैसे टीवी के करीब जाता है तो टीवी के अंदर से एक ड्रोन हाथ निकलकर उसे टीवी के अंदर कर लेता है। दूसरी तरफ एम्पारो को रोड पर घूमते हुए उसके दादाजी मिल जाते हैं। इन्हें लेकर वो घर वापस आ रही होती है तो इसके दादाजी कहते हैं कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ जो औरत है वो हम सबको मार डालेगी। पर एम्पारो उन्हें जबरदस्ती घर ले आती है। यहाँ घर आने पर उन्हें अब रेफल कहीं नहीं मिलता। घबरा कर ये लोग पुलिस को भी बता देते हैं। एम्पारो के मॉम डैड भी अब रेफल को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। एम्पारो अब घर में अकेली थी। तभी फोन बजता है। एम्पारो जब फोन उठाती है तो फोन पर दूसरी तरफ रेफल था। वो रेफल से पूछती है कि तुम कहाँ हो, पर रेफल खुद में नहीं जानता था कि वो कहाँ है। फोन पर बात करती हुई एम्पारो को रेफल की आवाज पास के फ्लैट से आती है। वो फोन छोड़कर जल्दी से उस फ्लैट के पास जाकर उसे जोर जोर से खड़काना शुरू कर देती है। तभी बिल्डिंग में एक और रहने वाला बंदा आकर एम्पारो को बताता है कि ये फ्लैट सालों से नहीं खुला। तभी एम्पारो को भाई और उसके मॉम डैड भी वहाँ आ जाते हैं। वो उनको बताती है कि मुझे रेफल की आवाज इस फ्लैट के अंदर से आई है। ये सुनकर इसके डैड फ्लैट का लॉक खोलते हैं और ये लोग इसके अंदर चले जाते हैं। रेफल को ढूंढते ढूंढते एम्पारो इस रूम के एक कमरे में आती है जहाँ इसे पर्दे के पीछे एक छोटे बच्चे का साया नजर आता है। जैसे ही वो साया के करीब जाती है वो साया बड़ा हो जाता है। एम्पारो जैसे ही पर्दा हटाती है तो वहाँ एक ड्रोनी औरत खड़ी थी। एम्पारो उसे देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी फैमिली आ जाती है और उसे खामोश करने की कोशिश करती है और उसके डैड जब खिड़की के पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अब हम अगले दिन देखते हैं कि एम्पारो की मॉम काम पर थी। तभी यहाँ एक पैरालाइज्ड औरत आती है जो एम्पारो की मॉम को देखकर सीटी बजाने लगती है। ये देखकर एम्पारो की मॉम को जरा अजीब लगता है। वो पास जाकर उस औरत से बात करने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पैरालाइज्ड औरत की मॉम आ जाती है जो उसे बताती है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती। यहाँ पर ये पैरालाइज्ड औरत अपनी मॉम को कुछ समझाती है क्योंकि ये पैरालाइज्ड औरत एम्पारो की मॉम को देखकर उनके घर होने वाली सभी चीजें जान चुकी थी। इसलिए पैरालाइज्ड औरत की मॉम एम्पारो की मॉम को एक कार्ड देती है और कहती है इसे तुम हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी तरफ घर में एम्पारो के भाई के पास आईपैड से लेटर आता है। वो दूसरी बिल्डिंग की खिड़की को देखता है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। वो अब फैसला करता है कि वो सामने वाली बिल्डिंग में जाकर चेक करेगा कि आखिर कौन उसे ये लेटर्स लिख रहा है। जैसे ही दूसरी बिल्डिंग में जाता है तो कोई लड़की उसे पीछे से गले लगा लेती है। लड़की के हाथ में कैंडल थी और सामने एक शीशा लगा हुआ था। ये जब लड़की को शीशे में देखता है तो उसके पांव मुड़े हुए होते हैं। उसी वक्त ये ड्रोनी औरत लड़के को मारने की कोशिश करती है पर ये लड़कों से उठाकर दूर फेंकता है और अपनी जान बचाकर भाग आता है। इस तरफ घर में एम्पारो को पेट में दर्द होता है। वो जब अपना पेट चेक करती है तो उसके पेट पर बहुत सारे निशान थे। वो इन
इन निशानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, उसे लगता है कि ये एलर्जी है। एम्पैरो कुछ सब्जियां लेकर आई थी। जब वो सब्जियां किचन में रखने के लिए जाती है तो देखती है कि एक अजीब सी क्रिएचर उनके किचन में कुछ चीज बना रही है। वो जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि ये तो उसके दादाजी हैं। वो जब अपने दादा से बात करती है तो अब उसके दादा उसके छोटे भाई रैफल की आवाज में उससे बात कर रहे थे। इसी दौरान फोन बजता है। जब एम्पैरो फोन उठाती है तो उसे दोबारा रैफल की आवाज आती है। पिछली बार की तरह ही रैफल से बात करते हुए उसे रैफल की आवाज पास के फ्लैट से आती है। वो फोन वही छोड़कर जल्दी से फ्लैट का दरवाजा खोलती है और फाइनली इस बार उसे उसका भाई मिल जाता है। इस अजीब वाक़े से अब पूरे घर वाले डर जाते हैं। रैफल की मॉम अब अपने हस्बैंड से कहती है कि बस अब हम और यहाँ नहीं रहेंगे, हम इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। पर एम्पैरो के डैड कहते हैं कि हमने इस घर को खरीदने के लिए बहुत सा बैंक लोन लिया है, हम इस घर को नहीं छोड़ सकते। अब रात हो जाती है और जैसे ही एम्पैरो अपने रूम में जाती है तो उसके रूम के सारे खिड़कियां दरवाजे लॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके कमरे की लाइट भी चली जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है। जैसे ही उसके मॉम डैड वहाँ आते हैं तो उन्हें वहाँ एक खौफनाक क्रिएचर नजर आता है जिसका हाथ एम्पैरो की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर इनको यकीन आ जाता है कि इनके घर में इनके अलावा भी कोई और रहता है। अब तो ये इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने वाले थे, इसलिए वो एक होटल में चले जाते हैं और पूरी रात ये दुआएं करते हुए गुजार देते हैं कि वो इस बुरी चीज से बच जाएं जो इनके घर में रह रही है। अगले दिन बैंक वाले एम्पैरो के मॉम डैड को बुलाकर कहते हैं कि आपको जल्द से जल्द बैंक का लोन वापस करना होगा। पैसों के इंतजाम करने के लिए एम्पैरो के डैड काफी कोशिश करते हैं लेकिन कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। साथ ही वो पिछले 2 दिन से ऑफिस भी नहीं गए थे, इसलिए उन्हें जॉब से निकाल दिया गया था। एम्पैरो की मॉम अब उस पैरालाइज्ड लेडी के घर जाने का फैसला करती है जिसकी मॉम ने उसे एक कार्ड दिया था। वो अपने घर में होने वाली सभी चीजों के बारे में उनको बताती है, जिस पर ये दोनों कहती हैं कि हमें तुम्हारे घर में होने वाली हर चीज के बारे में पहले से ही पता था। जिसके बाद वो इनके घर को देखने के लिए आती हैं। दूसरी तरफ एम्पैरो इनसे पहले इनके घर में रहने वाले लोगों से मिलने जाती है। ये औरत एम्पैरो को बताती है कि जब हम उस घर में रहते थे तब हमारी एक फैमिली थी। फैमिली में मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड थे, पर हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा एक ट्रांसजेंडर है। उसे लड़का होने के बावजूद लड़की बनने का शौक था। इसी हरकत से गुस्सा होकर उसके डैड उसको हमेशा बेसमेंट में बंद करके रखते थे। वक्त गुजरते रहा पर उसकी आदतें ना बदली। वो बिल्कुल औरतों की तरह बिहेव करने लगा। फिर इनके बेटे को मां बनने का शौक पड़ गया तो ये लोग अपने बेटे को वहीं बंद करके यहाँ आ गए और वो लड़का वहीं तड़प तड़प कर मर गया और तब से उसकी आत्मा वहाँ पर भटक रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मां बनने के लिए एम्पैरो के भाई को बार बार लेटर्स लेकर अपने पास बुलाता था और उसने 2 मरतबा मौका होने के बावजूद भी एम्पैरो को इसलिए नहीं मारा क्योंकि एम्पैरो प्रेग्नेंट थी। एम्पैरो ये सब जानने के बाद घर वापस आती है जहाँ पर उसकी मॉम उस पैरालाइज्ड लेडी को लेकर आई हुई थी। वो आत्मा इस पैरालाइज्ड लेडी के जिस्म पर कब्जा कर लेती है और इन सबको मारने के लिए इन पर हमला करती है। तभी एम्पैरो एक कांच का टुकड़ा लेकर उसे धमकी देती है कि अगर तुमने हम सबको नहीं छोड़ा तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। ये सुनकर आत्मा थोड़ी शांत होती है। एम्पैरो दोबारा से उसे कहती है कि अगर तुम हम सबको छोड़कर यहाँ से नहीं गई तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। मुझे पता है कि तुम ये बच्चा लेना चाहती हो। ये सुनकर आत्मा इमोशनल हो जाती है तो मौका पाते हुए वैम्पैरो के डैड उसे लेकर खिड़की से नीचे कूद जाते हैं जिससे कि उल्टी उन्हीं की मौत हो जाती है क्योंकि आत्मा ने अब दूसरी बार तो नहीं न मरना। अब उनके मरने के बाद उनकी लाइफ इंश्योरेंस के सारे पैसे उनकी वाइफ को मिल जाते हैं। उन पैसों से ये लोग बैंक का लोन पे करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं लेकिन वो आत्मा अभी भी इसी घर में होती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।